discuss that what is Lenz's law. Lenz law क्या है? तो this is the topic of electromagnetic induction. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक टॉपिक है और कल हमने ये पढ़ा था कि जब आप एक मैग्नेट को ले, दिस इज अ मैग्नेट, इस मैग्नेट में टू पोल्स होते हैं, वन इज द नॉर्थ पोल एंड वन इज द साउथ पोल। इस मैग्नेट के इर्द गिर्द क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर इस मैग्नेट के साथ आप अगर एक कॉइल को ले ले, लेट्स सपोज दिस इज अ कॉइल एंड दिस कॉइल देयर इज अ गैल्वेनोमीटर। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमने कल पढ़ा था, इसके मुताबिक वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कॉइल के साथ लिंक हो, वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कॉइल के साथ लिंक हो, अगर इस मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंजेस आएगा तो इसकी वजह से इस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और वो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करेगा एंड एज अ रिजल्ट दिस गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन। ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा एंड इसकी वजह से इस फेनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताती है और वो ये है that induced EMF is equal to minus n delta flux B divided by delta T. This is Faraday's law. ये Faraday's law का एक इक्वेशन है और इसके मुताबिक this pi B is magnetic flux, this delta is change in magnetic flux and this is delta T which is change in time. Yes sir. यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में जितनी चेंजेस होगी उस चेंजेस के मुताबिक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यस सर, ठीक है ना। आप मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को मुख्तलिफ तरीकों से चेंज करते हैं। इन केस ऑफ मैग्नेट एंड इन केस ऑफ अ कॉइल, अगर आप इसको देखें, आप याद रखें जब ये मैग्नेट और ये कॉइल दोनों रेस्ट में होंगे, दोनों रेस्ट में होंगे, इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं होगी तो ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, मतलब कोई करंट भी इसमें प्रोड्यूस या इंड्यूस नहीं होगा। अंडरस्टैंड? लेकिन जब आप इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल ले मूव करे या इस कॉइल को टुवर्ड्स द मैग्नेट मूव करे या आप इस दोनों को एक दूसरे के करीब लाए या एक दूसरे की मतलब एक दूसरे की जो डिस्टेंस वो ज्यादा करे या एक दूसरे की मतलब फार अवे, ये दोनों को आप ले जाए तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो फैराडेज लॉ हमें ये बताता है कि जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो। ये था कल का जो हमारा डिस्कशन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, तो ये था ये नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो मैग्नेटिक इंड्यूस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा होगा। दिस नेगेटिव साइन मैंने आपको कल बताया था कि ये नेगेटिव साइन हमें लेंज़ लॉ शो करता है। यानी लेंज़ लॉ क्या? असल में मैंने आपको ये बताया कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, मतलब इस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट पैदा होगा। बात ये है कि इस ईएमएफ की, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगा? इसकी डायरेक्शन क्या होगा? तो इसके डायरेक्शन की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें लेंज़ लॉ देती है। लेंज़ लॉ एक्चुअली टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, German scientist Lenz proposed
ये एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसका नाम लेंस था, और उसने ये प्रपोज किया that the induced current will flow in such a direction so as to oppose the cause that produces it. induced current इस कॉइल में उस डायरेक्शन पर मूव होगा, या इस कॉइल में उस डायरेक्शन पर मूव होगा जिस डायरेक्शन की वजह से ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो अप्लाइड जो ईएमएफ या वोल्टेज है वो, या वो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोज करे। इसका मतलब ये है, सिंपल वर्ड्स, ये एक कॉइल, ठीक है, इस मैग्नेट के मूव करने से, जब हम इस मैग्नेट को टुवर्ड्स दिस कॉइल मूव करें, क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद दिस कॉइल चेंज होगा। इसकी वजह से इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा। करंट प्रोड्यूस होगा या नहीं? यस सर। अब ये बात ये है, जिस मैग्नेट को आप इस कॉइल की, मतलब टुवर्ड्स द कॉइल आप मूव कर रहे हैं, तो इसमें इसकी मोशन की वजह से मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। yes, वो इंड्यूस करंट, दिस इंड्यूस करंट इट विल फर्दर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक। ये आपको मालूम है कि जब कोई करंट के रिवाइल में करंट मूव होता है तो इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब उस इंड्यूस करंट की भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस इंड्यूस करंट की अपना भी एक मैग्नेटिक फील्ड हो। तो क्या ये इंड्यूस करंट, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ये इंड्यूस करंट उस डायरेक्शन पर मूव होगा जो अपोज करे उस काज को जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ। तो ये इंड्यूस करंट तो इस मैग्नेट की मोमेंट्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ। अगर ये मैग्नेट आप टुवर्ड्स द कॉइल मूव करे और ये साउथ पोल है, और वो करंट, इंड्यूस करंट जो इस मैग्नेट की मूवमेंट की वजह से इस कॉइल में प्रोड्यूस हुआ है, वो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह अरेंज होगा जो इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करे। यानी इस इंड्यूस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन पर मूव करेगा जो वो इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन पर मूव करेगा जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। मतलब अगर ये साउथ है तो ये भी अपने आप साउथ बन जाएगा। अंडरस्टैंड? तो अपोज द काज प्रोड्यूसिंग है। तो आपको ये मालूम है कि साउथ एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। इस रिपल्शन की वजह से ये क्या हो जाएगा? ये it will move away from the coil. What happens when it moves away from the coil? Understand? This becomes north pole. I mean to say, when this becomes north pole, again it attracts one another. Yes, sir. So here the basic concept is that the induced current which is produced because of the moment of a magnet towards the coil, it will oppose the cause producing it. This was Lenz's law. यहाँ पर एक बात आप याद रखें कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं होगा। अंडरस्टैंड? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये बताती है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, but it can be converted from one form to another form. यहाँ पर भी आप देखें, जब हम इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव करते हैं तो ये एक मैकेनिकल एनर्जी, ये क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है, और ये मैकेनिकल एनर्जी इस कॉइल में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपीयर होता है। अब ये याद रखें, जो हम वर्क डन करते हैं टू अपोज दिस magnetic field. So what happens when we move this magnet towards the coil? जो मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी अपीयर होता है इस कॉइल में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो पोस्टुलेट्स है वो सेटिस्फाई करता है दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। Understand? तो law of conservation of energy Lenz law में obey होता है। Understand? That
mechanical energy appears in the coil in the form of electrical energy. ठीक है? Fleming's right hand rule and direction. Fleming's law में हमने जो करंट की डायरेक्शन है उसको हमने स्टडी किया that induced current की जो डायरेक्शन है वो क्या है? Now, Fleming's right hand rule and direction. To find the direction of induced EMF and current, we use Fleming's right hand rule. आप induced EMF या induced current की जो direction है, वो हम Fleming's right hand rules की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं. Fleming right hand rules हमें क्या बताता है? That stretch out the forefinger, middle finger and thumb of your right hand so that they are at right angles. आप ऐसी डायरेक्शन पर अगर ये आपका right hand है, इसमें आप forefinger, this is thumb, this is forefinger and this is middle finger. आप तीनों fingers को stretch करेंगे. इस तीनों fingers की जो stretching ऐसी होगी जैसे ये तीनों पैर दूसरी या एक तीसरी को परपेंडिकुलर, मतलब ये थंब इस फोर फिंगर को परपेंडिकुलर और ये फोर फिंगर इस मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर. आप ऐसे इसको स्ट्रेच करें. ठीक है? जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा? The thumb in the direction of the motion. If the forefinger points in the direction of magnetic field, अगर ये फिंगर फोर फिंगर, अगर ये फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताता है, ठीक है? और जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर. That the conductor is moving in the direction of the thumb. Clear? What is the direction of thumb? In that direction the conductor is moving. Okay? And the middle finger, it will point out the direction of induced current. So this is Fleming's right hand rule. Understand? Fleming's right hand rules क्या बताते हैं हमें? जब आप this is magnetic field. इस magnetic field में ये एक कंडक्टर है. Yes sir. ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है. कैसे मूव होता है? इस पर आप ये राइट हैंड रूल यूज करें. जैसा कि आपको मैंने बताया कि आपकी जो फोर फिंगर है, ये फोर फिंगर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा. अगर आप इसे देखें तो ये हो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. अंडरस्टैंड? ये थंब जो है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, मतलब ये कंडक्टर इस डायरेक्शन पर, इस थंब के डायरेक्शन पर मूव होता है. तो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होगी वो आपको ये मिडिल फिंगर बताएगा. यस सर. अंडरस्टैंड? तो ये था हमारे साथ फ्लेमिंग्स राइट हैंड EMF. इंड्यूस्ड EMF को हमने by Faraday's law, whenever a conductor is placed in a varying magnetic field, EMF is induced in the conductor. Faraday's law में हमने ये स्टडी किया, जब आप एक कंडक्टर को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें या क्या उस कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में आप अगर मूव करें तो क्या होगा? उस कंडक्टर में इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा. अंडरस्टैंड? फिर मैंने आपको डिफरेंट जो इसकी एग्जांपल दी वो भी बताई. नाउ दो किस्म के इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होते हैं. एक को हम डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF कहते हैं और दूसरे को हम स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड EMF कहते हैं. यस सर. Understand? Dynamically induced EMF क्या है? When the conductor is moved in a stationary magnetic field. Understand? इसका मतलब in such a way that the magnetic flux linking it changes in magnitude, this EMF induces a dynamically induced EMF. मतलब अगर आप ये कॉइल है, this is a galvanometer. ये कॉइल अगर आप मूव करें, ये एक मैग्नेट है. ये मैग्नेट अगर रेस्ट में, मैग्नेट किसमें है? रेस्ट में. इसके इर्द गिर्द क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड. सराउंडिंग ऑफ द मैग्नेट देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ
आप अगर क्या करेंगे, ये मैग्नेट तो रेस्ट में है ना, यस सर। अगर आप इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद दिस कॉइल इट विल चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। यस सर। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडेज लॉ हमें ये बताता है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद अ कॉइल चेंजेस, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जब वो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो ये गैल्वेनोमीटर जो इस कॉइल में मौजूद है ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब है कि जब आप मैग्नेट को रेस्ट में लें और एक कॉइल और कंडक्टर को आप उस डायरेक्शन में मूव करें, यानी कंडक्टर और a coil is in motion while the magnetic field is constant. So what will happen, this magnetic flux which links to this coil will change, and when this flux will change with the coil, induced EMF will produce. Yes sir. Such induced EMF, which produced by keeping the magnet at rest while moving the coils towards the magnet. Yes sir. This induced EMF is called dynamically induced EMF. Dynamically induced EMF क्या है? जब आप एक मैग्नेट को रेस्ट में लें और इस कॉइल को टुवर्ड्स अवे द मैग्नेट मूव करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। Yes, sir. उस मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजेस की वजह से इस कॉइल में इंड्यूस क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। Yes, इस इंड्यूस ईएमएफ को हम डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। यस सर। अंडरस्टैंड? Yes, और sir. ये फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक में मोशनल ईएमएफ में डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ मोशनल ईएमएफ। अंडरस्टैंड? नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इसकी इनवर्स प्रोसेस है। इनवर्स प्रोसेस का मतलब ये है कि आप कंडक्टर को अब स्टेशनरी रखें, मतलब ये हुआ कि आप इस कॉइल को स्टेशनरी रखें और इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करें। तो वंस अगेन क्या होगा, जो फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक है वो चेंज होगा और उस चेंजिंग इन फ्लक्स की वजह से इस कॉइल में अगेन इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और वो इंड्यूस ईएमएफ को हम फिर क्या कहते हैं, एक स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब ये कि ये कॉइल ये रेस्ट में हो और ये मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल मूव करे तो क्या होगा, स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये था हमारे साथ डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड व्हाट इज स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम ट्रांसफार्मर में स्टडी करते हैं, यानी ट्रांसफार्मर में हमारे साथ दो जो कॉइल्स होते हैं, वन इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल एंड वन इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हो स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। Understood? Yes, sir. So it was the dynamically induced EMF and statistically induced EMF. That's